नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये वीडियो खासकर एमपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो शिवलाल अकाउंटेंसी बुक से है। बाकी अदर बोर्ड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि मैंने वीडियो में क्वेश्चन भी लगाए, साथ में इसका हम सोल्यूशन तो समझेंगे ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं। इस अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट डे से जो अकाउंट्स आज हो जाएगा तो एक या दो वीडियोस में लगेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। देखिए, नाम में लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश मतलब से आपका रोकड़ है ना, हिंदी में रोकड़ कहते हैं, यहाँ आप क्या कहेंगे, रुपए से। फ्लो मतलब बेहतर है ना। स्टेटमेंट मतलब एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जिसमें की सारी डिटेल लिखी रहती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पेपर या स्टेटमेंट जो कि बताएगा कैश कितना आ रहा है, मतलब कि इनफ्लो, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कैश कितना जा रहा है, मतलब, या फिर आउटफ्लो। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट की जितनी भी चीजें हैं जो कि आ रही हैं या जा रही हैं वो एक स्टेटमेंट के जरिए शो करी जाती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको बनाने के रूल जो है वो यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये लिखा हुआ है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या इंक्लूड करते हैं, तो देखते हैं कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक हो गया, या फिर कोई से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जितनी है वो सब चीज इंक्लूड करी जाती है, किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैश फ्लो हाइलाइटर तो अच्छा चल रहा है। ठीक, चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसको आगे देखते हैं कि इसको बनाने के लिए तीन तरह की एक्टिविटी इस्तेमाल होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटीज, अगर ये तीनों समझ गए तो इसी के आधार पर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहली एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिनमें की जनरली प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, ज्यादातर जो भी आपकी क्या कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है वो कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है, इसमें जनरली इन्वेस्टमेंट मतलब कि या रिलेटेड टू सेल एंड परचेज होगा, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट के सेल एंड परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तीसरा, उसके बाद जो भी एक्टिविटी आपके कैपिटल से या बोरोइंग्स बोरोइंग्स मतलब हमने ले रखा है उन सबसे रिलेटेड है वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। यही तीनों एक्टिविटीज के लिए आपको आगे फॉर्मेट दिया गया है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना होती है वो है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनका कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं होता। जैसे कि कैश डिपॉजिट करा बैंक में, उसका ट्रांजेक्शन का कैश स्टेटमेंट में आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक या सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, फॉर कैश होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। फिर परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी किस में हो, अगर कैश में करी गई है तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जब भी हम कुछ ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट्स का, उसका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। या फिर सारे तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जितने भी आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उनका भी कोई लेना देना नहीं है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स या रिटर्न ऑफ द बेड डेट्स, तो इन सब का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ठीक है, फिर आते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये मैंने नोट्स के ही फोटो लगाए हुए हैं ना, आपको अलग ही दिख रहा होगा कि कहीं पेन से लिखा था उसी का स्कैन करके हमने लगा दिया। ओके, देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर की स्पेलिंग पे नहीं जाना है ना। फिर सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में गिवन है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर इसको याद रखने का तरीका यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखिए, अभी वो आखिरी बताएंगे ना। ये लिखा ना, एफ, इतना खतरनाक चलेगा तो थोड़ी दिखेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट प्लस एनओई प्लस एनओआई। ये एनओई और एनओआई क्या है तो ये अभी आगे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है नेट प्रॉफिट। इसमें ऐड करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस। जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। अब नॉन कैश एक्सपेंस कौन से होते हैं सर, हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो कुछ ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन होगा ईयर का, शेयर इशू करे थे एक्सपेंसेस के, या इंटेंजिबल एसेट्स हैं, या लॉस हुआ आपको एसेट्स को बेचने पे। ठीक है, तो या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वैसे इस साल हट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने इंटरेस्ट पेड करा, तो ये सारे के सारे कौन से नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। इन सभी को, इन सब में से जो भी क्वेश्चन में गिवन है उनको क्या करना है, ऐड करना है, किसमें भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं उसमें से लेस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है, तो वो है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, या डिविडेंड रिसीव, या रेंट रिसीव, या गेन हुआ अगर एसेट्स को बेचा तो।
इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को दिया है तो इन सबको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपका आएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये टोटल हो जाता है। ठीक है, अब याद कैसे रखना, तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग आपकी क्या थी, इनकम्स। ठीक है, तो फिर से एनपी प्लस एनओई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस एनओआई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये याद रखने का तरीका हो गया। आखिरी में आपका अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं, जैसे कि अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल से फिर या फिर इंक्रीज इन क्या करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, तो उसको भी ऐड करना है। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या करंट एसेट्स जो है, सीए मतलब यहाँ पे करंट एसेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता अपना वाला। ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट्स है और सीएल मतलब करंट लाइबिलिटीज है, तो इन सभी को ऐड करना है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को इंक्रीज इन करंट, कैसे लिखे हैं, हाँ जी, इंक्रीज हुआ करंट लाइबिलिटीज में, या फिर डिक्रीज होता है आपका करंट एसेट्स में, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। फिर करंट लाइबिलिटीज में अगर डिक्रीज होता है, करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज, और करंट एसेट्स जो है आपके वो इंक्रीज होते हैं, तो इसको लेस करना है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद दो तीन चीजें जो आपकी बच जाती है वो ये कि टैक्स पेड को क्या करना होता है, लेस, ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को और लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। इन सब के बाद दो चीजें आपके पास मिलेंगी। अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव, फिर से अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव, तो उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर आता है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको बोलेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसको यूज्ड इन करके लिखते हैं नेगेटिव को, और पॉजिटिव को फ्रॉम करके लिखेंगे। ये आ जाता है आपका कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। बस यही वाला लेंदी था, सिर्फ करना क्या है, कुछ चीजें प्लस करना है, कुछ चीजें माइनस करना है, सेम ऐसा ही। चलिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखते हैं। इस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपको करना क्या है, तो कुछ चीजें ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले वो सब लिखेंगे, उसके बाद जो जो आपको रिड्यूस करना है या माइनस करना है उन सभी को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, तो जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, या सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, रेंट रिसीव जितना हुआ था, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या रिकवरी करी है लोन्स की एडवांस में, तो इन सभी को ऐड करेंगे। और ये सारे ही आपके क्या है, इनफ्लो है। इन सभी में से आउटफ्लोज को माइनस करते थे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे। तो आउटफ्लो क्या क्या है, परचेज करा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पैसा गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसका भी पैसा गया, परचेज करा इंटेंजिबल एसेट्स पैसा, उसमें भी पैसा गया, कुछ लोन लिया, कहीं से एडवांस ग्रांट करा मिला है तो वो भी दिया है मतलब कि, तो वो भी क्या हो जाता है आपका, पैसा गया। तो ये सब क्या है आपका आउटफ्लो। फिर आखिरी में आंसर जब टोटल करेंगे तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आए तो फिर से वही लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर आंसर आता है तो नेगेटिव, नेगेटिव आता है तो आप लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का हो जाएगा। फिर आता है आखिरी आपका एक्टिविटी है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे इनफ्लो, और जितना भी आउटफ्लो है उसको क्या कर देते हैं अपन, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये आप दोनों ध्यान से चीजें लिख लें, कॉपी में इसका पूरा फॉर्मेट बना लेना। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान क्या रखना है, तो आपको एक तरीका जो फॉर्मेट मैंने याद करवाया था स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, वो ध्यान रखना है। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं अपने आप को हाइड कर दूंगा, क्योंकि हम लोग जब इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे वजह से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इतना करते हैं अभी। चलिए पहला आप लोग क्वेश्चन निकालेंगे, पेज नंबर आपकी बुक में जो भी दिया हो वहां पे आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल पहला वाला करते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर 2016 एंड 2017। तो कोई ए लिमिटेड है जिसकी बैलेंस शीट दी है 2016 और 2017 की। बैलेंस शीट में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो 2 पेज में इसका क्वेश्चन पूरा आया है। बुक में पेज नंबर 642 पे आपको मिल जाएगा, 42 43 पे। ठीक है, तो हमें आखिरी में लगा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको बनाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन सभी को माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस है उनको प्लस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना जिसमें लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है, यहाँ लिखना है आपको पर्टिकुलर, फिर अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक है, फिर सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट और एक और अमाउंट, 2 अमाउंट लिखते हैं। तो एक अमाउंट आपका कैलकुलेशन के लिए, एक आपका नेट अमाउंट है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को लिखना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कितना दिया है वो देखो। तो नेट प्रॉफिट आपका मिलेगा कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट करके दिया हुआ है, जैसे बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखें पहले था 2 लाख, आज के टाइम पे मतलब कि 16 से 17 की बात करें तो उल्टा चलेगा। तो 16 से 17 में मतलब 1 लाख से प्रॉफिट हुआ आपका कितना, 2 लाख, तो मतलब 1 लाख का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट जो है आपका कितना हो गया भाई, 1 लाख हो चुका है। चलिए एक बात होगी, इसके बाद ऐड करना है। तो नेट प्रॉफिट कैसा है फिर से बता देता हूं, 2 लाख पहले का था, सॉरी पहले 2 लाख और 1 लाख क्या कर दिया उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो आपको प्रॉफिट दिख जाएगा 1 लाख से कितना बढ़ा है, 2 लाख, मतलब कि 1 लाख का आपका क्या होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस। तो इनकम तो लेस करते हैं, ऐड करेंगे हम क्या, तो पहला जाते हैं कौन कौन सी इनकम सॉरी एक्सपेंसेस हैं आपका। तो देखिए टेंजिबल एसेट्स में जाएंगे तो टेंजिबल एसेट्स में हम देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे दिया है पहले 3 लाख था 2016 में, आज के टाइम पे 2,40,000 है, मतलब पहले 3 लाख था, आज के टाइम पे 2,40,000। तो क्लियर दिख रहा है कि 60,000 क्या हुई आपकी वैल्यू, कम हुई है। फिर दूसरा दिया आपको मशीनरी में आपका पहले 60,000 थी, आज के टाइम पे कितना होगा 50,000। तो यहाँ पे कम जो हुई है वैल्यू हुई है 10,000। एक जगह वैल्यू कम हो रही है 10,000 और एक जगह वैल्यू कम हो रही है आपकी 60,000। तो ये दोनों चीजें हो गई कौन सी, डेप्रिसिएशन की। फिर देखें डेटर की, तो डेटर में भी आपका कुछ चीजें क्या है, डिक्रीज हुई है। तो 630 से पहले डेटर कितना हो गया आपका 28,000, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ कितना 2,000। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, प्रॉफिट हो गई। इसके अलावा क्रेडिटर्स देखिए, तो क्रेडिटर वगैरह जो है आपके क्या है, ये इनकम वाली चीजें थी। ये क्या थी आपकी इनकम वाली। तो इनकम वाली का हम बाद में लिखेंगे, पहले तो अपने को क्या चाहिए, एक्सपेंस वाले चाहिए सारे के सारे टर्म्स। तीन ही आए और कुछ भी नहीं है। तो डेप्रिसिएशन इसलिए इसका फॉर्मेट जो बताया था वो फॉर्मेट याद रखना जरूरी। तो डेप्रिसिएशन एक तो है काय पे, ऑन बिल्डिंग, फिर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, और फिर था आपका एक इनकी डिक्रीज इन डेटर। तो तीन चीजें थी आपके पास, उन तीनों को लिख के ऐड कर दिया। अमाउंट बता देते हैं, तो एक का अमाउंट था आपका कितना 60,000, एक का अमाउंट आया आपका 10,000 और एक था आपका 2,000। तो टोटल 72,000 आ जाएगा। और जब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो यहाँ टोटल लिख देते हैं अपन, कितना आता है भाई 1,72,000। ठीक है, इसके बाद लेस करेंगे। तो लेस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चे कौन कौन से हैं जो कि हम लोग ना करते हुए भी हो रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो पहला क्रेडिटर देखें, क्रेडिटर दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो 40 से क्या हो गया आपका 30, तो ये क्या हो गया डिक्रीज इन क्रेडिटर। फिर बिल पेएबल भी आपके क्या हो गया 5,000 से 4,000, तो ये डिक्रीज हुआ आपका क्रेडिटर 10,000। फिर बिल पेएबल डिक्रीज हुआ आपका 1,000। उसके अलावा क्या है, और तो एक और देखेंगे तो आपका लाइबिलिटीज का तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर आपका यहाँ जा सकते हैं इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। ओके, और स्टॉक की वैल्यू में कितना चेंज आया, तो पहला था आपका कितना 55,000, आज हो गया 76,000। तो ये वैल्यू हुई है इंक्रीज कितनी इंक्रीज हुई, तो माइनस करके देख लेते हैं 76,000 माइनस 55,000, 0,006 में से 5 गया तो 21,000। तो यहाँ पे इंक्रीज कितनी हुई है भैया 21,000। स्टॉक की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बाकी दोनों चीजें क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। बस तीन ही आइटम है यहाँ पे भी। तो पहले लिख लेते हैं इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक हो गया 21,000। फिर डिक्रीज इन क्रेडिटर में डिक्रीज देख लेते हैं, क्रेडिटर में डिक्रीज है आपका 10,000 का। फिर दिया आपका एक और डिक्रीज इन बिल पेएबल था, डिक्रीज इन बिल पेएबल, तो ये आपका था डिक्रीज इन बिल पेएबल 1,000। ठीक है 1,000, तो टोटल हो गया 31 और 1 32,000।
और 32,000 आपको लेस करके लिखना है। तो लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो देखेंगे पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो क्लियर दिख रहा है पॉजिटिव आंसर आएगा इसमें। 32 जीरो कर दो, 7 में 3 का तो 4, 1,40,000 आ रहा है और ये पॉजिटिव आंसर है तो इसको लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको दो बताए थे, क्या बताए थे देखिए, पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम और नेगेटिव आता है तो यूज्ड। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना है, सिंपल सा काम था। बस कंफ्यूजन क्या होता है, तो कंफ्यूजन ये समझ नहीं आता कि सर क्या प्लस करें क्या माइनस करें। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और प्रैक्टिस से आप पहचानेंगे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं और या फिर हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है। तो वो आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। ठीक है, आंसर वो चेक करवा देते हैं एक बार भी, आपको डाउट हो तो। लिखा था कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिया 1,40,000, 1,40,000 आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो फिर से वही चीज दी है आपको कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। देखेंगे, शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट बनाइए सबसे पहले, ऊपर लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है या फिर देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ये कि इसमें और क्या क्या गिवन है। तो देखिए दो चीजें गिवन है जिससे कि आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो पहला दिया बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा दिया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके 10,000 ये आपका प्रॉफिट दिया है। तो टोटल मिला के आपका क्या होता है नेट प्रॉफिट। टोटल मिला के मतलब 50,000 प्लस 6,000। तो नेट प्रॉफिट जब निकालें तो ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए हमेशा इसका कोई मैथ जैसा फॉर्मूला नहीं है ना, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करने से ही चीजें समझ सकते हैं। केवल एक तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि वो नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम करके निकाल सकते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने का भी तरीका होता है। तो यहाँ पे दिया है क्या गिवन कंडीशन, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व दिया है। तो 50,000 प्लस 10,000 हो गया आपका 60,000। तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये हो गया 60,000। चलिए ऐड करें इसमें चीजें, तो ऐड करते हैं। देखिए डायरेक्ट गिवन है, पहला लिखा है डेप्रिसिएशन, दो तो हो गया ऊपर के टर्म्स है ना। फिर दिया डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो लिखनी नहीं एक्सपेंस लिखना है। फिर लॉस ऑन मशीनरी और प्रिलिमिनरी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। तो ये तीन आपके क्या दिए हुए हैं, एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो प्रोवाइड करा है डेप्रिसिएशन 20,000, तो लिख देते हैं ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 20,000। एक था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और तीसरा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी मिनरी एक्सपेंसेस। ये थोड़ा सा ऐसे ही है ना। आपको हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ गया हो। तो एक मैं इसको आपको थोड़ी देर बाद जुगाड़ बताऊंगा। अमाउंट देखो, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन, तो ये कितना होगा 10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया आपके 10,000, तो 10,000 दोनों है 10,000 10,000। तो 60 और ये कितना होगा 20 10 और 10 40,000, 60,000 40,000 टोटल मिला के हो गया 1,00,000। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज और गिवन है, आपने वो देखा ही नहीं, तो वो था लॉस ऑन, ये तो लॉस हो गया ठीक है, तो लॉस तो हो गया। फिर आपका एक हाँ ये रह गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर ये एसेट्स पे आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो इसको प्रॉफिट को लेस करना होगा। तो यहाँ लिखाएगा लेस, लेस सिर्फ एक टर्म, तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन लेस सेल ऑफ फर्नीचर। तो इसका अमाउंट कितना हो गया 5,000। तो 5,000 को इसमें से माइनस करना होगा, तो आपका बचेगा
5000 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 95,000। कितना हो जाता है भाई? 95,000। 1 लाख में से 5,000 माइनस कर दिया। तो इससे 95,000 को क्या कहते हैं? इसके लिए अच्छा सा टर्म है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बोलते हैं इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले वाला प्रॉफिट। और ऐसा क्यों करा? तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के लिए केस बताया था, है ना। तो कि करंट एसेट्स हैं तो उसको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज हैं तो उसको क्या करना होता है। तो आप वीडियो पीछे करके देख लेना, है ना। दोनों केसेस बताए थे। ओके, फिर ये हो गया। तो इसके बाद आखिरी आपका एक चीज रह गई। अब वो चीज ये थी कि डिक्रीज हो रहा है आपका कहाँ पे? बिल रिसीवेबल्स में। बिल रिसीवेबल कितना डिक्रीज हो रहा है? तो देख सॉरी, हाँ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2015 से 2016 में मतलब डिक्रीज ही हो रहा है। 7,000 से कितना हो गया भाई? 5,000। तो बिल जो लेने थे वो क्या हो चुके हैं आपके? डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज होने पे उसको क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। ऐड करेंगे अलग से, ऐड डिक्रीज इन बी आर, डिक्रीज इन बी आर, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है। और ये जो बिल रिसीवेबल है आपका कितना है? 2,000 है। तो ये इस तरह से आपका जो अमाउंट है वो हो जाता है 97,000। तो 2,000 लिख के आप कितना कर दें? टोटल 97,000। अब इसमें से जो आपका लेस करी जाएगी चीजें, तो वो लेस कौन कौन से करना है? तो यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मेट में गिवन है। जैसे डेटर है, तो डेटर वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है 10,000 से 15,000, मतलब 5,000 इंक्रीज हुई। स्टॉक की वैल्यू देखो, स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, 15 से 18,000 हो रही है। इसके अलावा एक आखिरी आपका जो बचता है वो ये कि प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 से कितना हो चुका है? वो 3,000 हो चुका है, ठीक है। तो करते हैं लेस इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, फिर इंक्रीज इन स्टॉक, और एक और था प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा और लेंदी है। 3 वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे तो कितना कितना है आया था अमाउंट? 5,000 और 3,000 स्टॉक में, और आपका एक और आया था 1,000। तीनों को लाइन से लिख दिया। 5 3 8 और 1 9, 9,000 को इसमें से क्या करना है? हमें लेस करना है। 9,000 माइनस करेंगे तो होता है 88,000, ठीक है। 88,000 जो है इसको कहेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। नेट कैश फ्लो तो इतना हो रहा है। तो यही आपका क्या दिया हुआ है? आंसर। अब अगर आप आंसर देखें तो आंसर में आपको मिलेगा नीचे 88,000, ओके। और ये जो दिया है, इफ नेट प्रॉफिट इज कंसीडर बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व देन 78,000, तो ये एक अलग से केस देगा कि आप इसको भी कर सकते थे इस तरह से। हमने दूसरे तरीके से देख लिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, इतना ही करना था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। अगर इसको आप रिपीट देखेंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा। आप फॉर्मेट थोड़े से ज्यादा अच्छे से देखें तो फॉर्मेट से चीजें क्लियर हो जाएंगी। रही बात एमपी बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड में तो आते ही है पेपर। रही बात एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अभी तक तो मैंने मतलब 4-5 साल का पिछले एनालिसिस करके तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। 3 ही तरह के कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है कैश फ्लो क्या होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है बस, है ना, ये मेरे हिसाब से, बाकी आपको पढ़ना सब है, ठीक है। तो एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका एक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दें। फिर तीसरा आता है आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के बीच में डिफरेंस। तो ये मेन 3 क्वेश्चन जरूर याद कर लें। और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक आपका आ चुका है तो उसके थियोरेटिकल पोर्शन याद करें। तो कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के बीच में डिफरेंस, तो 3 ये क्वेश्चन जरूर याद करें। इसके अलावा आपको क्या याद करना है भैया? तो इसके अलावा आपको ध्यान से पढ़ना है आपका क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक जो कि आ चुका है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। फिर बाकी बचते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आपको और नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन करिए बस, बाकी तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के हिसाब से थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू भैया, मिलते हैं।